मीटिंग के माध्यम से 137 करोड़ जारी भी किया, क्या कुछ बोलना सीधे सुनाते हैं। रुपए देते थे, हमने उसे बढ़ा करके 3,000 और बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए करने का काम किया है। और हमने हमारे किसानों से वायदा किया है कि चरणबद्ध तरीके से इसको हम 12,000 रुपए तक बढ़ाने का संकल्प हमारा है। निश्चित रूप से उसको भी हम पूरा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे किसान को क्या क्या तकलीफ होती है। आज राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। और वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है। साथ ही राज्य के किसानों को भूमि विकास और सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष 400 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण केवल 5% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने करीब 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। हमने पिछले वर्ष 125 रुपए और इस वर्ष 150 रुपए गेहूं पर बोनस दे खरीद कर करीब 450 करोड़ रुपए के बोनस राशि का भुगतान हमने किया है। पीएम कुसुम योजना में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन से किसान को नया संबल और नई ऊर्जा मिल रही है। जिससे मैं कहना चाहता हूं, किसान हमारा अन्नदाता तो है ही, लेकिन आने वाले समय में हमारा किसान ऊर्जादाता भी बनेगा। जैसे किसान ऊर्जा अपने काम में भी लेगा और जो उसको ऊर्जा अतिरिक्त होगी उस ऊर्जा को और बेच करके उसका पैसा भी किसान को मिलेगा। यह भी हम करने जा रहे हैं। किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है। और हमने कहा है कि किसानों को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। 2027 तक हमारा हर किसान दिन में बिजली उपयोग करेगा, जिससे उसको रात्रि में ठंड में नहीं जाना पड़े। इसके फलस्वरूप 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जानी हमने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश को विकास के नए दौर पर ले जाने के लिए महत्वाकांक्षी रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान के हर कोने को हमने ख्याल रखा है। जहां हमारे किसान को पानी की आवश्यकता है, हमने पूरे राजस्थान के अंदर योजना बनाई है। और उस योजना के माध्यम से चाहे हमारा रामजल जल सेतु योजना हो जो पूर्वी राजस्थान के लिए होगा, चाहे हमारे हरियाणा से पानी लाने का समझौता हो तो हमारी शेखावाटी के लिए काम आएगा, चाहे हमारे इंदिरा गांधी और गंग नहर हो जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए हमने दिया है, वो हमारा हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बीकानेर, फलौदी, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए उसका काम आएगा। और यही नहीं, हमने आगे भी काम किया है। माही डैम के माध्यम से हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हमारा उसमें किस तरह से सिंचाई हो सकती है, उसके लिए भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आदिवासी कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रही है। आपने देखा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विकास सर्वांगीण, सर्वव्यापी, सर्व समावेश होना चाहिए। इस सोच के साथ उन्होंने जनजातीय समाज के विकास का बीड़ा उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है। यह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा जनजातीय विकास कार्यक्रम है। इससे देश की 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी, यानी देश की लगभग आधी जनजातीय आबादी लाभान्वित होगी। इस कार्यक्रम के तहत जनजातीय बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में मौजूद गंभीर कमियां दूर की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा, बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस पर कमजोर जनजातीय समूह के समग्र विकास हेतु प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की थी, जिससे हमारे प्रदेश के भी कई जनजातीय बहुल गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्ध कराना सुनिश्चित हुआ है। जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। आदिवासी क्षेत्रों में 7 नए आश्रम, छात्रावास, 3 नए आवासीय विद्यालय और 250 नए माँबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। माँबाड़ी केंद्रों में कार्यरत रसोइयों और शिक्षकों का
मानदेय 10% बढ़ाने का काम भी हमने किया है। 530 वन धन केंद्रों के जरिए जनजातीय परिवारों की वन उपजों को बाजार मिल रहा है। मानगढ़ धाम को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। टीएसपी फंड को 1000 करोड़ से बढ़ा करके 1500 करोड़ रुपए किया गया है। डूंगरपुर में डूंगरबल्ला, बांसवाड़ा में बांसिया चरपोटा और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय जैसे स्मारक और हमारे गौरवशाली इतिहास की जीवंत करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जनजातीय समाज को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में अब तक 17,37,000 पक्के घर बन चुके हैं। 7,12,000 नए आवासों के लिए 8,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और इस बागड़ क्षेत्र के लिए लगातार हम योजना बना रहे हैं। इसको पर्यटन क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, धार्मिक सर्किट इसका कैसे बनाया जाए, हमने उसका काम भी प्रारंभ कर दिया है। उसकी डीपीआर भी बन रही है। आने वाले समय में उसका लाभ भी आपको मिलेगा। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारी सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। आपने देखा है कि लगातार हमने काम किया है। 1.5 साल के अंदर हमने 1 लाख युवाओं को रोजगार की नियुक्ति देने का काम किया है। लगातार हम वैकेंसी भी निकाल रहे हैं। हम राजीविका के माध्यम से हमारे क्षेत्र की बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान को किसान सम्मान निधि और उनको उपकरण दे करके उनको कैसे वो आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। मजदूर के लिए मकान कैसे बने, उसको सुविधा कैसे मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार हम युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, कई क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले उन्होंने सपने दिखाए थे गरीबी हटाने के, अब उनका कहीं पता नहीं है। कांग्रेस ने लगातार नारा दिया था गरीबी हटाएंगे, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब से वास्ता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी की योजना, उस गरीब कल्याण की योजना गांव गरीब तक अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति के पास पहुंच रही है। लेकिन मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, कुछ और ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं जो स्वार्थ के कारण एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही हैं। और मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो कर्मचारी अधिकारी होते हुए उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। किसी का उदयपुर पढ़ रहा है, किसी का जयपुर पढ़ रहा है, किसी का सीकर पढ़ रहा है, लेकिन वो हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, वो आपके हितैषी नहीं है, वो आपके आने वाली पीढ़ी के जितना विरोध में है, जितना वो दोषी है और जितना वो कर रहे हैं, वो आपकी पीढ़ी को आगे किस तरह से नहीं बढ़े से रोकने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। वो समाज के नाम पर, जाति के नाम पर किस तरह की बात करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, उनकी हालत आपने देख ली। वो जैसे ही जाते हैं आपका वोट लेकर के जाते हैं और किस तरह के काम करते हैं ये आप सभी को मालूम पड़ गया, किस तरह के वो काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस बागड़ क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार किसी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचना होगा, उनको बताना भी होगा। और हम भी चिंता मत करिए, ऐसे लोगों को हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं जो हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा बदलने का काम कर रहे हैं। अरे अगर ऐसा करना है, आपके बच्चे वहां पढ़े, आपके बच्चे तो अच्छे जो शिक्षा के केंद्र में उनको पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, हमारे गरीब बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यह बंद कर दीजिए, ये जहां आप चलने वाला नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने देखा होगा मेरी राजीविका की बहन है, इस बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर में कितनी मेहनत कर रही हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।
लगातार मेरी उन बहनों से बात होती है, उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, वो उनके महीने में आमदनी उनकी बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए मैंने डूंगरपुर बांसवाड़ा की जब होली का समय आया, उनकी गुलाल खरीद करके पूरे देश में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी अब रक्षाबंधन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, और उसी को हम काम में ले रहे हैं। हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राखी पूरे देश के अंदर जा रही है, पूरे देश के अंदर जा रही है। जो हमारी बहनें बना रही हैं वो राखी जा रही है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में न कई उद्योग धंधे भी आने वाले हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवाओं का जीवन स्तर आगे उठे, हमारे उस मजदूर भाइयों का, किसान भाइयों को उसका लाभ मिले। और मैं इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ धार्मिक सर्किट से भी जोड़ा जाएगा और पर्यटन से भी जोड़ने का काम इस क्षेत्र को लगातार हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा है हाईवे भी बन रहा है, रेलवे लाइन भी आ रही है। इससे पहले कभी सोचा था क्या? किसी ने ध्यान दिया था क्या? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। देश के विकास में रफ्तार में आगे बढ़ना है, हमारे इस बागड़ क्षेत्र को आगे बढ़ना है। यह इतना क्षेत्र है। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अरे हमारे उन बुजुर्गों का, हमारे उन भाई बहनों का इस बागड़ के लिए कितना परिश्रम रहा है, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उन सभी ऐसे हमारे पूर्वजों को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस बागड़ क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे जो केंद्र हैं, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे ऐसे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनको हमें श्रद्धा से नमन करना चाहिए और उनके स्थान को आगे विकास करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी हमारी देखेगी कि हमारे बागड़ क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए कितना इन्होंने बलिदान दिया है। मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों, किसान और आदिवासी हमारे समाज के मजबूत स्तंभ हैं। हमने 2047 तक विकसित राजस्थान का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प तभी साकार होगा जब हमारे गांव समृद्ध होंगे, जब हर किसान खुशहाल होगा और जब हर जनजातीय परिवार को सम्मान मिलेगा, सुविधा के अवसर उनको मिलेंगे। हम इसी सोच के साथ गरीब किसान और मजदूर के लिए काम करते हैं। जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा है लगातार हर दूसरे तीसरे महीना मेरा डूंगरपुर बांसवाड़ा सलूमर लगातार दौरा हो रहा है। लगातार मैं आपके बीच में आ रहा हूं और आपकी योजना जल्दी से ही हमारे इस बागड़ क्षेत्र को एक पर्यटन का स्थल भी बनाएंगे और एक धार्मिक सर्किट भी बनेगा। हमारे आदिवासी भाइयों का समाज स्तर ऊपर भी उठेगा और हमारे आदिवासी भाई से जुड़ करके रोजगार के अवसर भी हम उपलब्ध कराएंगे। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से आप ये भरोसा रखिए कि आने वाला समय आपका है, क्योंकि यहां की ये भूमि, यहां की प्राकृतिक सौंदर्य, यहां का माई का ये पानी और यहां से गुजरने वाले हाईवे, रेलवे, ये हमारे विकास की सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी है। इसलिए आप चिंता मत करिए। इस क्षेत्र में आने वाले समय में एक परिदृश्य बदलने वाला है। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग बरगलाने का काम करते हैं उनको सबक सिखाने का काम आपको करना है। उनसे कहना है कि आप हमारे बच्चों को इस तरह से मत बरगलाइए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो हमारी योजना है, गरीब कल्याण की योजना है, उन योजनाओं को नीचे धरातल पर लेकर के जाना है। आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में ऐसा कौन सा हमारा परिवार है जिसको हमारी सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है? क्योंकि हम इस देश के और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। कभी कभी आपने देखा होगा दिए तले अंधेरा होता है। हमारे मोहल्ले में हमारी कोई बूढ़ी मां रहती है, कोई हमारा विकलांग भाई रहता है,
कोई हमारी ऐसी माता बहनें रहती हैं, कोई युवा बेरोजगार युवा रहता है, ऐसे युवाओं को हम हमारी योजनाओं का लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को उठाने का काम करने का हम सभी का दायित्व बनता है। और ये आपके पड़ोस में देख लेंगे, आपके रिश्तेदार में देख लेंगे, आपके मिलने वाले के यहां देख लेंगे, तो आपको कोई ना कोई मिलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में बैठे हैं, आप जाइए उनसे बात करिए कि किस योजना में इसको लाभ मिल सकता है, उन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करिए। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा, आप देख रहे हैं लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आप कहते थे कि वन क्षेत्र में पट्टा नहीं मिलता है, वो भी काम हमने प्रारंभ किया है। आप कहते हैं एकल घर होता है, वहां लाइट नहीं जाती है, धीरे धीरे वो लाइट भी आपके यहां पहुंच रही है। आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से हम जानते हैं, और एक किसान को समस्या को, मजदूर की समस्या को हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आदिवासी भाइयों के सामने क्या परेशानी है, वो पहाड़ी पर कैसे चढ़ करके अपने घर जाता है, अपने निवास पर जाता है, इसको भी हम जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। और हम चाहते हैं कि हमारे गरीब भाई को उसका फायदा मिले। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है, आपके पड़ोस में कोई भी ऐसे भाई बहन रहते हैं, उन सभी को सहारा दे करके उनको उनकी योजनाओं को लेकर के, उन योजनाओं का फायदा उनको कैसे मिले, ये हम सभी को करना है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। आने वाले समय में और भी यहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि हम। और चलिए अब बात दिल्ली से बड़ी खबर की करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा आज होने वाला। अभी आप बांसवाड़ा में देख रहे थे, मंच पर क्या कुछ बोल रहे थे, और अब उसके बाद अपने कार्यक्रम को खत्म करने के बाद वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो दिल्ली दौरा, पहले तो बांसवाड़ा दौरे पर हैं। आप देख रहे थे कि किसी सम्मान निधि को लेकर 270 करोड़, उन्होंने 170, लगभग 137 करोड़ लगभग है, माफ करेगा आंकड़ा, जहां पर उन्होंने विस्तृत किए हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। तो सियासी गलियारों में इसको लेकर भी सुगवाहट है कि आखिर दिल्ली के दौरे पर क्यों रहने वाले हैं भजनलाल शर्मा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भजनलाल शर्मा विनीत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बताया जा रहा रहने वाले हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संभावना जताई जा रही है, जिसके तहत यह है कि वो अभी उदयपुर के दौरे पर है और उदयपुर से सीधे जो है वो दिल्ली के दौरे पर आ सकते हैं। लगभग शाम को 3:30 से 4 बजे वो जो है वो दिल्ली के दौरे पर आ सकते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात जो है जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, जो अभी तक मैं संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी के विशेष नेतृत्व से जो है वो उनकी मुलाकात में हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी संभावना यह जताई जा रही है कि केंद्र सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ जो है प्रदेश के विकास को लेकर के जो है उनकी मुलाकात हो सकती है, और इसी के लिए जो है वो उनका दिल्ली दौरे का जो कार्यक्रम है वो बन रहा है। तो अब यह जानकारी जो आ रही है जिससे यह है कि उदयपुर से वो सीधे जो है वो दिल्ली के दौरे पर आएंगे, जहां पर उनकी मुलाकात जो है वो केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हो सकती है। जी ठीक है विनीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारिश से गोलूवाला में बिल्डिंग गिर गई है। जर्जर बिल्डिंग का एक हिस्सा जमींदोज हो गया है। घटना के समय बिल्डिंग में मौजूद कोई नहीं था। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में एक परिवार रहता था। बिल्डिंग गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में गिरती नजर आ रही है बिल्डिंग। आप ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आप देखिए कि बिल्डिंग का एक हिस्सा कैसे चंद सेकंड के अंदर धराशायी हो गया, जमींदोज हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जो बिल्डिंग का एक हिस्सा धराशायी हुआ है, उस बिल्डिंग के एक हिस्से में कोई भी नहीं रहता था, यानी कि कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में एक परिवार जरूर रहता है। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बिल्डिंग का एक हिस्सा चंद सेकंड के अंदर जमींदोज हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राजू, जर्जर बिल्डिंग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक हिस्सा धराशायी हुआ, क्या कुछ जानकारी? जी, ये गोलूवाला के अंदर एक पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, पुरानी कोई हवेली है, और ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है। और इसके एक हिस्से में एक परिवार रहता है, एक चिकित्सक है, उनका परिवार रहता है,
और कल चूंकि बरसात काफी आई थी गोलूवाला में, और उसके बाद बरसात के कारण ये बिल्डिंग जो है जर्जर, चूंकि पहले ही बिल्डिंग थी तो एक हिस्सा आप देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक जमींदोज हुआ। गनीमत ये रही कि इस हिस्से में कोई व्यक्ति भी नहीं रहता था, और पास में बिजली के खंभे भी हैं, उस पर भी ये पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी, और आसपास कोई निकल भी नहीं रहा था क्योंकि साथ में सड़क भी है। तो कुल मिला के गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, और बिल्डिंग जो है पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है एक साइड की। और जो प्रशासन है उन्होंने जो दूसरी साइड है, उनके जो परिवार निवास कर रहे हैं उनको भी बिल्डिंग खाली करने को कहा है। जी, वो जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी देने के लिए। और सीधे आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सीधे आपको दिखाते हैं। बोले ये वैध नहीं था, ये उन्होंने कहा है, मैं बात करके और आपके सामने भी रखूंगा। लेकिन अनुशासन वाली पार्टी में ये पहली बार हुआ है, अनुशासन वाली पार्टी में ये पहली बार हुआ है कि रेफरेंसेस दिए गए बाकायदा, कि ये पहली बार ऊपर से लेकर नीचे तक मंडल अध्यक्ष पे भी कभी इस तरीके की सिचुएशन नहीं आई कि रेफरेंसेस दिए गए। नहीं होता है, कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं इसकी पूरी समीक्षा करके, क्योंकि मैं राज्यसभा में उधर थोड़ा व्यस्त रहा, लेकिन जो ही वहाँ से निकला और मुझे ये जानकारी मिली तो मैं इसकी पूरी तह में जाऊँगा कि ये कैसे, क्या, क्यों हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। आपकी संगठित पार्टी है, ये तमाम जो घटनाक्रम राजधानी जयपुर के अध्यक्ष की टीम की मदद को लेकर हुआ, कहीं ना कहीं फजीहत हुई है आपकी पार्टी के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की। अब क्या आप, चूंकि आप दिल्ली थे, तो आप इसके लिए कोई कमेटी बनाएंगे, छोटी मोटी कोई जांच करेंगे वास्तविकता क्या गलती किसकी हुई, वो हुई तो उसको सजा भी देंगे, नहीं देंगे, जगह सही तो हो गई। पार्टी में कार्यकर्ता का अपने नेता के प्रति जो वो भंग हो गया। वैसे तो ये आपने सही कहा, कतई नहीं होना चाहिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होता भी नहीं है। और अजमेर के तारागढ़ इलाके में अतिक्रमण पर प्रशासन और वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहाँ इस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानों को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर जमकर बरस रहा है। संकरे इलाके रास्ते पर अवैध निर्माण को हथौड़े से ध्वस्त किया गया है और इस कार्रवाई के दरमियान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह से ही मौके पर मौजूद है। अंदरकोट इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 250 अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया है। हथौड़े से अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। लगभग 40% बताया जा रहा है जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की गई है। अभी 60% और बाकी जिस पे कार्रवाई होनी है। 1000 पुलिस जाब्ता सभी बताते चले सुरक्षा इंतजामों के साथ वहां पर मौजूद है। एसटीएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है। नगर निगम और प्रशासन मौके पर मौजूद है। 4 तस्वीरें अतिक्रमण पर बिग एक्शन आप देख रहे हैं उसकी, जहां पर टीम ये अतिक्रमण हटा रही है और अतिक्रमण हटाने का ये सिलसिला सुबह से जारी है भारी पुलिस जाब्ते के साथ, जहां 40% अभी तक अतिक्रमण हटाया गया है। संकरी गलियां हैं, भारी पुलिस बल तैनात है। तारागढ़ पहाड़ी पर कार्रवाई देखने को मिली है। 250 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। अजमेर के तारागढ़ पहाड़ी पर आज वन विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। अजमेर दरगाह के लिए ये रोड जाता है और यहीं से ही जो जायरीन हैं वो तारागढ़ की ओर कच्चे रास्ते से होकर गुजरते हैं। ये रास्ता जो है इस माध्यम से जो है तारागढ़ की ओर जाता है। जो गोस पाक चिल्ला है वहाँ से होते हुए अजमेर के जो तारागढ़ पहाड़ी है वहाँ पर निकलता है। तो बड़ी सुरक्षा के बीच कड़ी कानूनी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी यहाँ पर लगाई गई है जिससे कि किसी तरह की जो अन्य घटनाएं हैं जो शांति व्यवस्था के लिए माकूल हो सकता है वो तमाम इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और एडिशनल एसपी और डिप्टी के साथ ही जो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये मुख्य मार्ग है जो यहाँ से तारागढ़ की ओर जाता है। इसके अलावा एक और जो रास्ता है वो आम के तालाब की ओर से जाता है, वहाँ पर भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। नागौर में प्रेम